Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is remaining GIT. We'll start with acute pancreatitis. Acute pancreatitis here is the same as that of systemic surgery में जो हम पढ़ते हैं डोगर में कि sudden inflammation हुई pancreas की as it may be mild or life threatening but it may subside. और pancreatitis क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई भी इन्फेक्शन, ट्रॉमा, इडियोपैथिक कॉजेज, अल्कोहल, गॉलस्टोन, ये हम आगे पढ़ते हैं. एक्यूट पेंक्रेटाइटिस को मेजर करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी क्राइटेरियाज रखे हुए हैं. लाइक रेंसन स्कोरिंग सिस्टम है, ग्लास्को क्राइटेरिया है, अपाशी 2 क्राइटेरिया है, वो स्कोरिंग सिस्टम है. यहाँ पर ग्लास्को लिखा हुआ है, सर्जरी में लिखा हुआ कौन सा, रेंसन. बट इट्स सेम, उसमें है कि एडमिशन एट 48 आवर्स इसमें सेम है बट विदाउट एनी कैटेगराइजेशन के एडमिशन का और 48 आवर्स का अलग. एज मोर देन 55, ऑक्सीजन लेस देन 8 किलो पास करनी है, 60 mmHg, WBC काउंट मोर देन 15, वहाँ 16 था. एल्ब्यूमिन लेस देन 3.2 ग्राम पर डेसीलीटर. सीरम कैल्शियम लेस देन 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. कैल्शियम क्यों कम हो सकता है, बिकॉज फैट नेक्रोसिस में स्पोनिफिकेशन हो सकती है, तो कैल्शियम वहाँ चला जाएगा. दैट वुड लीड टू डिक्लाइन इन द कैल्शियम लेवल. और करेक्टेड कैल्शियम मेजर करना है, क्योंकि एल्ब्यूमिन भी कम हुआ हुआ तो कैल्शियम भी कम हो सकता है. ऑब्वियसली कैल्शियम कैन compete with albumin in case there is metabolic alkalosis. ग्लूकोज इफ़ इट्स मोर देन 180, क्योंकि इंसुलिन नहीं रिलीज़ हो पा रही पेंक्रियास से. यूरिया मोर देन 45, ALT मोर देन 200 एंड LDH मोर देन 600 या 700 यूनिट इंटरनेशनल इज़ द क्राइटेरिया कि ग्लासगो स्केल में सब पे 1 पॉइंट मिल जाएगा. सिविरिटी कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, या तो पैशी स्कोर मोर देन 8 हो, ग्लासगो स्केल मोर देन 3 हो, सी रिएक्टिव प्रोटीन मोर देन 150 और BMI मोर देन 30. सो इट प्रिडिक्ट्स के प्रोग्नोसिस जो है बुरी की तरफ जा रही है, स्वीयर प्रोग्नोसिस है. इवन लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन और इस तरह की चीज़ें जो हैं, इट प्रिडिक्ट्स के स्वीयर पेंक्रेटाइटिस और पुअर प्रोग्नोसिस की तरफ सारा सिनेरियो जा रहा है. एक्यूट पेंक्रेटाइटिस होता कैसे है, वो वही आई गेट स्मैश्ड वाला निमोनिक है, लेकिन इसमें से गॉल स्टोन्स और अल्कोहल और पोस्ट ERCP दे आर द किंग्स एंड क्वींस ऑफ एक्यूट पेंक्रेटाइटिस. मतलब फर्स्ट पे गॉल स्टोन है, फिर अल्कोहल और पोस्ट ERCP थर्ड पे. बाकी रिमेनिंग आई इडियोपैथिक 2 हो गए हैं, ट्रॉमा, सर्जरी, मम्स, मेलिग्नेंसी, मीजल्स, ऑटो इम्यून पेंक्रेटाइटिस, स्कॉर्पियन बाइट या स्नेक बाइट, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, हेरिडिटरी हाइपरकैल्सीमिया, ड्रग्स, पैंक्रेटिक डिविज्म. These are all the causes of acute pancreatitis. What are the clinical features? Severe constant pain होगी और इतनी ज़्यादा sharp pain होगी, it will go to back or between the blades of the scapula. Increasing intensity of 15 to 60 minutes. There is nausea, vomiting, epigastric tenderness. बट गार्डिंग और रिबाउंड टेंडरनेस कम ही चांसेस है कि हो. क्यों? क्योंकि पेंक्रियास रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन ना, बाद में जाके होगी गार्डिंग और रिबाउंड टेंडरनेस. प्लस हाँ, अब अगर हेमरेजिक एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के एपिसोड आइए तो देयर विल बी डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंक्स डिस्कलर होते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड ग्रे टर्नर साइन. और अगर पेरिम्बलाइकल रीजन डिस्कलर होता है तो इट्स कॉल्ड कलन साइन. अब कलन साइन डेफिनेटिव नहीं है, क्योंकि आयोटिक डिसेक्शन में भी कलन साइन आ सकता है. लेकिन हाँ, अगर एक पेशेंट को पेन है और हीमोडायनामिकली इतनी इंस्टेबिलिटी नहीं है, तो यू कैन थिंक कि कलन साइन जो है एक्यूट पेंक्रेटाइटिस को डिपेक्ट कर रहा है. व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस, यहाँ कॉम्प्लिकेशन साथ लिखी हुई हैं कि अगर तबीयत ख़राब होती जाए the patient can go in systemic inflammatory response syndrome, hypoxia, hyperglycemia, as I told, insulin secretory, hypocalcemia because of fat necrosis, sponification, reduced serum albumin concentration because increased capillary permeability. There can be pancreatic necrosis, abscess, pseudocyst. अच्छा, pseudocyst ना 2 से 4 हफ्ते बाद बनेगी एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के एपिसोड के बाद. पैंक्रेटिक एसाइटिस है, प्लूरल एफ्यूजन लेफ्ट साइडेड, अपर GI ब्लीड, वेरिसियल हैमरेज. अब अगर गैस्ट्रिक वेरिसेस हैं और इसोफेगल वेरिसेस नहीं है, तो इसका मतलब है देयर कैन बी ईदर स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस, इनकी पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस होती तो फिर दोनों जगह वेरिसेस होंगे, इसोफेगल में भी गैस्ट्रिक भी. इरोजन इनटू द कोलॉन या ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों? क्योंकि एक्यूट पेंक्रेटाइटिस ने एक्यूट पेंक्रेटिक मैस ने कंप्रेशन कर दिया है ड्यूडेनम की. ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, कंप्रेशन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट की वजह से देयर कैन बी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, बंदा जॉन्डिस अपीयर हो सकता है. हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट? अब नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन एट सीरम अमाइलेज एंड लाइपेज. लाइपेज इज़ मोर स्पेसिफिक, क्योंकि ये सिर्फ पेंक्रियास ही प्रोड्यूस करता है. अमाइलेज इज़ नॉट स्पेसिफिक, वो ओवेरियन कैंसर में प्रोड्यूस होता है, सलाइवरी कैंसर में प्रोड्यूस होता है और बहुत सी चीज़ों में प्रोड्यूस होता है. अल्ट्रासाउंड, सेकंड इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड इसलिए लिखा है, अल्ट्रासाउंड ने सिर्फ गॉल ब्लैडर का बताना कि गॉल स्टोन्स तो नहीं है, और बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन में सूडोसिस्ट फॉर्मेशन. जो बेस्ट है ना, गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो कंट्रास्ट एनहांस CT है. कंट्रास्ट एनहांस CT स्पॉट पे भी बता देगी कि क्या मसला, और 6 से 10 दिनों बाद इट विल टेल अस कि क्या पेंक्रियास वायबल है या नहीं है. क्योंकि अगर वायबल नहीं है तो वी हैव टू गो फॉर
नेक्रोसेक्टमी, जो नेक्रोस्ड पोर्शन है पेंक्रियास का वो निकालना है. व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस द पेशेंट कम्स विद द पेन इन द एपिगैस्ट्रियम या फिर एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछे. एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, कोलियंजाइटिस, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, रप्चर्ड आयोटिक एनेरिज्म, मेजेंटेरिक इस्कीमिया, प्लूरेटिक पेन, वो MI, साल्पिंजाइटिस. एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैन बी अ कॉज टू एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. फिर बाकी ये लिखा हुआ है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन अगर ज़्यादा है तो फिर मसला है. सी रिएक्टिव प्रोटीन इफ इट्स मोर देन 210 तो फिर 4 दिन के अंदर मोर देन 210 रहा है तो इसका मतलब ये सीवियर एक्यूट पेंक्रेटाइटिस with 80% accuracy है कि severe acute pancreatitis and patient can like have a mortality of more than 50%. How would you manage the patient? अब इसके मैनेजमेंट में जो पेशेंट को हो रहा है उसको ठीक करें. माइल्ड है तो माइल्ड के केस में और सीवियर है तो दोनों ही केस में आपने उसको IV फ्लूइड्स देने हैं. उसका पेन है उसके लिए एनाल्जेसिया देना है. कैल्शियम को करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन हाँ ग्लूकोज ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया तो उसके लिए इंसुलिन दें, इंसुलिन इन्फ्यूजन, ऑक्सीजन. पेशेंट स्पेशली जो सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम में जा रहे हैं उनको ऑक्सीजन दें. एंड सेंट्रल वीनस लाइन और यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है कि सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड कितना हुआ है कितना नहीं. नेज़ोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन इन केस अगर पैलेटिक आइलियस है. और अगर माइल्ड सिनेरियो है तो पेशेंट को नॉर्मल वार्ड में एडमिट रखें और एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर सीवियर सिनेरियो है तो फिर आपको तो एंटीबायोटिक्स भी देनी है, उसे ICU में रखना है और उसका हर सिस्टम की इंक्वायरी आपने चेक करनी है. आर्ली उसको मॉनिटर करना है, उसके मेटाबॉलिक प्रोफाइल उसकी मॉनिटर करनी है. ट्रीटमेंट में फर्दर अगर गॉल स्टोन है तो ERCP करके निकाल दें या MRCP करके निकाल दें. और अगर नेक्रोस हो चुका हुआ है अपना सारा पेंक्रियाज और कुछ पोर्शन उसका नेक्रोसाइटिक पेंक्रेटाइटिस हो चुका हुआ तो मिनिमली इन्वेसिव रेट्रोपेरिटोनियल पेंक्रियाटिक नेक्रोसेक्टमी करके सर्जरी करके पेंक्रियास को जो नेक्रोस पोर्शन है उसे निकाल दें. अब यहाँ भी देखें लिखा हुआ है कि पेंक्रियाटिक नेक्रोसिस, लैक ऑफ वेस्कुलर. अब यहाँ कंट्रास्ट इनहैंस CT किया है लेकिन वेस्कुलर इनहैंसमेंट कुछ भी नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे वजाइनरी ब्लड वेसल्स यहाँ पे नेक्रोसिस हो चुकी हुई है. और जो बबल्स दिख रहे हैं कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग नहीं कुछ टीचर्स कहते हैं इट्स बिकॉज के क्लॉस्ट्रिडियम विल्ची या कोई गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया दैट इज़ एक्टिंग अपॉन द नेक्रोस टिश्यू तो इसलिए गैस है, गैस पर सजेस्ट के इन्फेक्शन है. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट और वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा दफ़ा डिस्कस हुआ हुआ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़. इट इज़ अ क्रॉनिक बाउल डिजीज़ और रिमिटिंग रिलैप्सिंग फीचर के साथ आती है. दोनों एक जैसे ही दिखते हैं सिवाय दोनों एक जैसे कई दफ़ा क्लिनिकली एक जैसे ही दिखते हैं. इट्स डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट. बट ये कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोलॉन ज़्यादा इफेक्ट होती है और क्रोहन्स डिजीज़ में इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा इफेक्ट होते हैं. वह माउथ टू एनस कोई भी रीजन अफेक्ट हो सकता है बट स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आइलियम बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है. ग्रेडिंग ऑफ द डिजीज़ ये साथ ही कर लेते हैं कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के लेवल पे ग्रेड करते हैं. माइल्ड ये कि अगर जो है ब्लीडिंग पर रेक्टम तो होनी है. अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो ब्लीडिंग पर रेक्टम होनी है. क्रॉन्स में शायद ब्लीडिंग पर रेक्टम ना हो. तो माइल्ड किसे कहते हैं व्हेन द स्टूल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल इज लाइक 4 और मोर देन 4 मोशन पर डे, मोस्टली लेस देन 4 को माइल्ड कहते हैं. मॉडरेट ब्लीडिंग पर रेक्टम व्हेन द स्टूल्स आर अबाउट 4 to 6 बाउल मोशन पर डे. सीवियर में ब्लीडिंग पर रेक्टम तो होनी है. अब स्टूल की फ्रीक्वेंसी 6 to 10 तक चली जाती है एंड देयर इज सिस्टमिक इलनेस एंड देयर इज हाइपोएल्बुमिnemia लाइक लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर ना, तो ये एल्ब्यूमिन भी कम हो जाता है इस कंडीशन में. यहाँ पे उन्होंने पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी सी डिस्कस की है कि ऐसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ क्यों होती है. कहा जाता है कि जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती हैं इंसान के अंदर, तो दे कॉजेज इशूज़. कंपैरिजन दिया हुआ अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़ का. इसको जनरली कर लेते हैं कि ओवरव्यू कर लेते हैं कि एज ग्रुप का कोई मसला नहीं है. हाँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस मेल्स और फीमेल्स में वो भी उसकी फ्रीक्वेंसी ठीक है लेकिन क्रॉन्स डिजीज़ इंक्रीजिंगली इसकी फ्रीक्वेंसी प्रीडोमिनेंस है इन फीमेल्स. जेनेटिक फैक्टर्स इतने ग्रुप का भी इतना नहीं है लेकिन ज़्यादा अश्केनाज़ी ज्यूज़ में होता है क्रॉन्स डिजीज़. और रिस्क फैक्टर्स, अच्छा अपेंडेक्टमी प्रोटेक्ट्स, स्मोकिंग प्रोटेक्ट्स. यहाँ पे स्मोकर्स को ज़्यादा चांसेस हैं कि क्रॉन्स डिजीज़ हो जाए. एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन एज आई टोल्ड यू कोलॉन ऑनली यहाँ पे एनी पार्ट ऑफ द GI ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस. फर्दर मोर यहाँ पे ना पैची डिस्ट्रीब्यूशन है. यहाँ स्किप लीजन्स हैं, ये कंटिन्यूस होगा. ये म्यूकोजा और सब म्यूकोजा को इन्वॉल्व करते हैं. यहाँ पे ट्रांसम्यूरल लीजन्स बनते हैं. There will be bloody diarrhea in ulcerative colitis. There won't be bloody diarrhea, but there would be watery diarrhea and weight loss is all common. Histology में आपको दिखेंगे crypt abscess, inflammation, inflammatory infiltrate in submucosa and mucosa, and there will be loss of goblet cells. यहाँ पे you will find creeping fat strictures as well as non-caseating granulomas and fistulas.
मैनेजमेंट इसके दोनों की मैनेजमेंट तकरीबन सेम है इसमें, लेकिन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है मिथालाजीन मतलब 5 अल्फा अमाइनोसैलिसाइक्लिक एसिड, 5 अमाइनोसैलिसाइक्लिक एसिड। और इसमें क्रॉन्स में सबसे पहले सी फॉर क्रॉन, सी फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसमें पहली ड्रग ऑफ चॉइस है। देयर विल बी ब्रॉड बेस्ड अल्सर, यहाँ पे सूडो पोलिप्स होंगे, यहाँ पे स्किप लेजेंस होंगे, और ट्रांसम्यूरल्स है तो स्किप लेजेंस होंगे। बेरियम अनीमा में आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग साइन दिखेगा, लाइक इतने थिन होंगे लाइक स्ट्रिंग इनके लीजन्स होंगे। और यहाँ पे लेड पाइप साइंस, वाई बिकॉज ऑफ देयर वुड बी लॉस ऑफ हॉस्ट्रेशन एंड टॉक्सिक माइक्रोकोलॉन हो सकती है, तो इट वुड प्रेजेंट एज लेड पाइप मोर इन बेरियम अनीमा या एक्सरे। अच्छा, एक और चीज़, कुछ और चीज़ें जो क्रॉन्स में स्पेसिफिक हैं वो ये कि यहाँ पे एनीमिया बहुत सीवियर होगा बिकॉज देयर विल बी आयरन, विटामिन B12, B9 डेफिशिएंसी, विटामिन K डेफिशिएंसी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम यहाँ पे रेज्ड होगा, और किडनी स्टोन स्पेशली ऑक्सलेट या फिर अमाइलोडोसिस की वजह से रीनल मसले बहुत ज़्यादा हो सकते हैं किसमें, क्रॉन्स डिजीज़ में, जो हम आगे पढ़ेंगे भी। अल्सरेटिव कोलाइटिस में आ जाते हैं, बताया कि कोलॉन को इन्वॉल्व करता है, सूडो पॉलिप्स हैं, क्रेप्ट एब्सेस है, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट इन द लैमिना प्रोप्रिया एंड गोबलेट सेल्स लूज हो जाते हैं। क्रॉन्स में उसके बरअक्स टर्मिनल आइलियम इन्वॉल्व होगी, देयर विल बी नॉन केशिएटिंग ग्रैनुलोमास, और पैची डिस्ट्रीब्यूशन है, देयर विल बी इंटरप्टेड मतलब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस वुड बी इंटरप्टेड बाय द आइलैंड्स ऑफ नॉर्मल म्यूकोजा, और सारी इन्फ्लेमेटरी यहाँ पे सिर्फ अल्सरेट में जो थी लैमिना प्रोप्रिया तक इन्वॉल्व थी, क्रॉन्स में इट विल बी इन्वॉल्विंग ऑल द लेयर्स। Factors that are associated with the development of bowel disease, mostly it's genetic. Environmental factors में ulcerative colitis is more common in non-smokers या फिर ex-smokers में ज़्यादा common है, इसलिए कहते हैं स्मोकिंग करनी चाहिए इन पेशेंट जिनको ulcerative colitis है। Crohn's disease is more common in smokers, तो उसमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग, अपेंडेक्टमी जिन पेशेंट्स की हुई है इट इज़ प्रोटेक्टिव अगेंस्ट अल्सरेटिव कोलाइटिस। और क्या चीज़ें क्रॉन्स डिजीज़ में दिख सकती हैं, हाँ, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इसके ट्रांसम्यूरल फीचर्स हैं वो जब उसके बाद ट्रांसम्यूरल फीचर्स बनते हैं वहाँ पे फाइब्रोसिस होती है, तो इट अपीयर्स एज कॉबल स्टोन, की जो इर्द गिर्द फैट होती है वो क्रीपिंग फैट, इट गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ कॉबल स्टोन, और वही वहाँ पे जो वो स्ट्रिंग्स लियंस बनते हैं और फाइब्रोस होते हैं, दैट कैन आल्सो बिकम फिस्टुला इन द फ्यूचर। Clinical features of ulcerative colitis, there will be rectal bleeding, blood and mucus in the diarrhea, and the first attack is usually more severe. और fulminant जो है ulcerative colitis can present with fever and tachycardia, abdominal pain and weight loss. How would you assess कि ulcerative colitis में severe है कि नहीं? एक तो मैंने बताया कि bowel frequency, फिर blood in stool जो severe है more than 6, अगर किसी patient को 6 to 10 stools per day आ रहे हैं तो severe की category में already है, उसमें बहुत ज़्यादा blood होगा stool में, stool volume would be more, pulse would be high, then the normal temperature would be high, hemoglobin would be a lot low क्योंकि anemia बहुत ज़्यादा persistent और बहुत ज़्यादा evident होगा। ESR would be elevated, serum albumin would be lot low, abdominal X-ray would show dilated bowels और mucosal island, dilated bowels में जैसे lead pipe obstructions क्योंकि गायब हो जाती हैं, and sigmoidoscopy would show blood in the lumen. Crohn's disease में there would be pain, abdominal pain, diarrhea, weight loss, and it can also called subacute or even acute intestinal obstruction too. इसमें less than 10% patients को perineal disease होती है, and more than 50% of patients presents with intestinal fistula or perineal नहीं perineal fistulas और perineal diseases. There will be weight loss, anemia, और क्योंकि vitamins deficiency, vitamins, calcium and electrolyte deficiency सबसे ज़्यादा इसमें होती है, so it presents with angular stomatitis और different और भी मसले, जैसे मैंने बताया प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी deficient, वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी प्रोलॉन्ग होगा उनका विटामिन के नहीं है मोस्ट प्रोबेबली। पेरिनल स्किन टैग्स, फिशर्स एंड फिस्टुलास आर फाउंड इन एटलीस्ट 50% ऑफ द पेशेंट। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ अल्सरेटिव या क्रॉन्स कोलाइटिस, क्रॉन्स कोलॉन को भी इन्वॉल्व कर सकता है, अगर वो क्रॉन्स कोलॉन को इन्वॉल्व करता है तो उसका कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बैक्टीरियल कॉजेज भी तो हो सकते हैं इसके, शिगेला, साल्मोनेला, कैम्पाइलोबैक्टर जिजना, ई कोलाई या सूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस, herpes, cytomegalovirus and viral infection, amoebiasis, it also causes bloody dysentery. Non-infection में ischemic colitis, collagenous colitis, diverticulitis, NSAIDs या फिर Behçet's disease. And what are the differential diagnosis if the patient comes with a Crohn's disease? Crohn's disease में most common है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड इसका राइट साइड पे होता है, आइलियम पे, अपेंडिक्स के एब्सेस और सीकल कार्सिनोमा बहुत ज़्यादा कॉमनली डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बन सकती है। फिर ट्यूबरकुलोस इन्फेक्शन, mesenteric adenitis, lymphoma and pelvic inflammatory disease, they are not so common, but you can write it. What can be the complications? अच्छा, complications से पहले I would like to go through this barium follow through. अब ये strings देख रही हैं, नॉर्मल हॉस्ट्रॉस थे और ये अब स्ट्रिंग्स बनी हैं। A point present as long stricture
एंड ये लॉन्ग स्ट्रक्चर स्ट्रिंग साइंस मोस्टली दे आर कॉमनली सीन इन क्रॉन्स डिजीज़। अब इसके ऊपर देखें ये थॉर्न्स जो निकले हुए हैं, रोज थॉर्न्स अपीयरेंस जो दे रहे हैं। रोज थॉर्न्स अपीयरेंस मतलब अगर ये थी इंटेस्टाइन नॉर्मल तो उसके अंदर स्किप लीजन्स बने और उसके बाद वो फाइब्रोज हुए, डीप लीजन्स थे, दे गिव एज रोज थॉर्न अपीयरेंस ऑन एक्सरेज, दे आर मोस्ट कॉमन इन आइलियल क्रॉन्स डिजीज़। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे अडीमा हुआ है सारी इंटेस्टाइनल वॉल का, the thick and narrow loop of the ileum which is enhanced after MR contrast. So you can see here, you can differentiate here. What can be the complications? Complications तो बहुत common है और बहुत commonly बंदा कह सकता है कि अगर ulcerative colitis है और उसके there is loss of ostration, there can be toxic megacolon, और अगर transverse colon का 6 centimeter से ज़्यादा dilate हो जाए तो it can lead to perforation. So there is life threatening colonic inflammation, toxic megacolon formation and perforation. देर कैन बी हेमरेज अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, इरोजन से फॉर मेजर आर्टरी हेमरेज, फिस्टुला फॉर्मेशन इन क्रॉन्स डिजीज़, कैंसर फॉर्मेशन। इसलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस में सबसे पहले थेरेपी मिसालाजीन के साथ स्टार्ट करते हैं। एन एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन, व्हाट एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन कैन अकर? पायोडर्मा गैंग्रीनोसा मोस्ट कॉमन अल्सरेटिव कोलाइटिस, इरिथमा नोडोसम, लार्ज जॉइंट आर्थराइटिस, वेनस थ्रोम्बोसिस या पोर्टल वेनस या मेजेंटेरिक वेन थ्रोम्बोसिस, लिवर एब्सेस, पोर्टल पाइमा, फैटी लिवर, mouth ulcers are more common in Crohn's disease, episcleritis, iritis, conjunctivitis, uveitis, it's also very common. फिर autoimmune hepatitis जिसमें asthma, anti smooth muscle cell antibodies वो present होती है, primary sclerosing cholangitis, disease of the liver, it has also P ANCA positive, gallstones, amyloidosis and oxalate calculi, as I told you, amyloidosis and oxalate calculi, they are also related to Crohn's disease. Sacroiliitis, ankylosing spondylitis, it's more common in Crohn's disease, वो भी Crohn's disease का वो वेरिएंट जो HLA-B27 पॉजिटिव है। मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन की अच्छी खासी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक सिग्मोइडोस्कोपिक व्यू है मॉडरेटली एक्टिव अल्सरेटिव कोलाइटिस का। अब इसका म्यूकोजा देखें, इट्स एरिथमेटस, इट्स फिब्राइल एंड इट इज़ ब्लीड टू टेस्टर काइंड ऑफ, कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स में हेमरेज या एनीमिया बहुत ज़्यादा एविडेंट होता है। हेमरेज चूँकि बहुत ज़्यादा होता है तो एनीमिया बहुत ज़्यादा एविडेंट होता है। नाउ विल गो विद इन्वेस्टिगेशंस को मैंने खुद ही से इन्वेस्टिगेशंस को इस तरह लिख लिया है, क्लासीफाई कर लिया है। सबसे पहले CBC कराते हैं पेशेंट की एंड यू विल फाइंड एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस। एनीमिया तो अच्छा खासा मार्क्ड होगा बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, B9, B12। फिर हम लोग कराएंगे कम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल, उसमें यू विल फाइंड हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया डेफिनेटली लेस देन 3.5, लेस देन 3 मोर, कॉमनली लेस देन 3, hypokalemia, hypomagnesemia and ALP would be elevated, most commonly giving a sign कि प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलियंजाइटिस चल रहा है। तो पी ANCA पॉजिटिव होगा तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरफ हमारा चला जाएगा। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में फीकल काल्प्रोटेक्टिन एंड फीकल लैक्टोफेरिन, ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन, दे ऑल वुड बी रेज। स्टूल एसेस कराएंगे हम ओवर पैरासाइट एंड कल्चर फॉर बैक्टीरियल पैथोजेंस, क्या पता बैक्टीरिया ना कुछ कर रहा हो। सीरोलॉजिकल टेस्ट में पी ANCA that would hint towards ulcerative colitis, sigmoidoscopy, colonoscopy, एक्सरे पे हम देखेंगे थंब प्रिंटिंग साइन, जो हम आगे पढ़ेंगे भी। थंब प्रिंटिंग साइन कैसा होता है कि लेट्स सपोज अगर ये एक वो है जारी इंटेस्टाइनल म्यूकोजा और फिर यहाँ पे एक सूडो पोलिप निकल आता है, फिर नॉर्मल इस तरह जाता है, सॉरी यहाँ पे भी एक सूडो पोलिप निकल आता है, तो इट्स जस्ट लाइक थंब प्रिंटिंग। और ये साइन ज़्यादा एक्सरे में दिखेगा इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। रोज थॉर्न साइन, एज आई टोल्ड यू, एज हैव ऑलरेडी शोन यू इन बैरियम फॉलो थ्रू, कि वो रोज थॉर्न साइन क्रॉन्स डिजीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, और एक्सरे में हमने देखा थंब प्रिंटिंग साइन बहुत ज़्यादा एविडेंट होगा फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस। CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड तो कराते रहें। फिर नेक्स्ट, तो ये 9 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो इन्वेस्टिगेशन में आते हैं एंड इट कवर्स ऑल दीज थिंग्स। आप फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हो कि क्रॉन्स डिजीज़ में यू विल फाइंड पेरिनल डिजीज़ लाइक फिस्टुला एंड स्किन टैग्स। तो बाकी रेडियोलॉजिकल है, और इसमें जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एब्डोमिनल एक्सरे इज़ इंपॉर्टेंट। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी आप देख सकते हो कि इफ़ देयर इज़ डायलेटेशन ऑफ द लूप्स ऑफ द कोलॉन, म्यूकोजल एडिमा वुड प्रेजेंट एज थंब प्रिंटिंग साइन एंड देयर कैन बी द एविडेंस ऑफ परफोरेशन। अब इसको मैनेज कैसे करना है? मैनेजमेंट के ना 5 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। मैनेजमेंट में ये कि पहले तो पेशेंट आया, प्रेजेंट किया है, तो उसकी एक्यूट अटैक को ट्रीट करें, फिर रिलैप्सेस ना उसको प्रिवेंट करें।
बाउल डैमेज नहीं होने देना आपने, और अगर बाउल डिस्प्लेजिया की तरफ ज़्यादा डिटेक्ट इफ देयर इज डिस्प्लेजिया एंड प्रिवेंट अगेंस्ट कार्सिनोमा, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट पेशेंट फॉर सर्जरी और उनकी करा दें सर्जरी। अब जो फर्दर है ट्रीटमेंट क्राइटेरिया अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़ का, इट्स वेरी सिंपल। इट फॉलोज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के पहले स्टेप में और लास्ट स्टेप में है सर्जरी, ठीक है। और पहले स्टेप में हमारे पास है 5 अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड, मीसालाजिन, ऊसालाजिन, सल्फासालाजिन, तो यहाँ पे सारी इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। बैलसालाजिन, यहाँ पे 5 अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड है। उसके नेक्स्ट स्टेप पे हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, एंटीबायोटिक्स, एंटी डायरियल देंगे इन केस पेशेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल टू मीसालाजिन या वांट एनी एडिटिव थेरेपी। ये फर्स्ट पे आएगा अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में। लेकिन अगर क्रॉन्स डिजीज़ है तो क्रॉन्स डिजीज़ में फर्स्ट पे कौन सा आएगा? इन केस ऑफ क्रॉन्स डिजीज़, सी फॉर क्रॉन्स डिजीज़, सी फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आएगा। 5 अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड के ऊपर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस को हम फॉलो करें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को हम कभी भी मेंटेनेंस थेरेपी के लिए यूज़ नहीं कर सकते कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को। इसके साथ एंटी डायरियल, लोप्रामाइड, फिनॉक्सिलेट, ये सारे दे सकते हैं, और एंटीबायोटिक्स इन केस इफ़ देयर इज़ एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फिर ऊपर हम आ जाते हैं एंटी TNF पे। एंटी TNF अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम लोगों ने तब देनी है जब कुछ भी काम नहीं करा, और एंटी TNF में हमारे पास आते हैं इन्फ्लेक्सीमैब, अडेलिमुमैब, और ये बायोलॉजिक्स आते हैं जो कि एंटीबॉडी से दे हेल्प इन सप्रेशन ऑफ द इन्फ्लेमेशन एंड अपोप्टोसिस ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल्स। बाकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ आप एंटीबायोटिक्स, एंटी डायरियल, या फिर मिथोट्रेक्सेट, इट्स आल्सो वेरी कॉमन, मिथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्यूरिन, मेरकैप्टोप्यूरिन और साइक्लोस्पोरिन, ये सारा कुछ दे सकते हो। तो इट्स अ ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल को आप फॉलो कर सकते हो कम्प्लीटली अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, और क्रॉन्स के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नीचे आ जाएंगे ऐसे के साथ। तो ये हो गई हमारी ट्रीटमेंट फटाफट। अब एक और चीज़ कि अगर फुलमिनेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ पेशेंट आता है तो हाउ वुड यू ट्रीट? एडमिट करेंगे, फ्लूइड्स देंगे, पेन को रिलीव करेंगे, हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली कम होगी बिकॉज पेशेंट वुड बी लाइक ब्लीडिंग अ लॉट पर रेक्टली, तो हीमोग्लोबिन ट्रांसफ्यूज कर दें, IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स एंटिल एंटेरिक इन्फेक्शन इज एक्सक्लूडेड, तो एंटीबायोटिक्स जारी रखनी है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट, सबकुटेनियस लो मोलिकुलर वेट हेपरिन, ताकि वीनस थ्रोम्बोसिस ना हो, एंड अवॉइड ओपियोइड्स या फिर एंटी डायरियल एजेंट्स, वो ना दें अभी। बाकी कंसिडर इन्फ्लेक्सीमैब, अडेलिमुमैब, साइक्लोस्पोरिन, इन दोज पेशेंट स्पेशली हु आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो फिर इन्फ्लेक्सीमैब पे आ जाए। इनफैक्ट इसलिए इन्फ्लेक्सीमैब सर्जरी के बाद है, टॉप पे ही है कि एंड पे जाना है इन्फ्लेक्सीमैब या अडेलिमुमैब के पास, ठीक। सर्जरी, अब सर्जरी में क्या करना है? अल्सरेटिव कोलाइटिस की सर्जरी तो बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होती है, इसमें पैनकोलाइटिस करने से बहुत ज़्यादा रिलीव मिल जाती है पेशेंट को। अब किन पेशेंट्स की सर्जरी करनी है? जिनमें देयर इज़ लॉस ऑफ ऑक्यूपेशन और एजुकेशन, डिस्ट्रप्शन ऑफ फैमिली लाइफ, डिपेंडेंस ऑन ऑरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ड्रग थेरेपी, फुलमिनेंट कोलाइटिस हो गया, आर्थराइटिस, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम, इट्स अनरिस्पॉन्सिव टू मेडिकल थेरेपी और अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से भरी जा रहा है, कोलॉन कैंसर या सीवियर डिस्प्लेजिया है, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग कर देते हैं सर्जरी। लेकिन क्रॉन्स में सर्जरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नॉट क्यूरेटिव एंड इट विल रिकरेंस इज अ रूल इन केस ऑफ क्रॉन्स डिजीज़, ठीक।